सो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। तो मैंने कहा था आप लोग सरचार्ज के क्वेश्चन कर लेना। आई होप सो आपने कर लिए होंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। मैं फिर भी एक बार मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला आपको रिपीट कर देता हूं। देखो, नॉर्मल रूल तो बोलता है जैसे टैक्स निकालते हैं वैसे निकालेंगे। इंडिविजुअल में 4 स्लैब्स हैं सरचार्ज की, अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी आपकी इनकम है। रिलीफ का फॉर्मूला बोलता है जैसे मान लो आपकी इनकम 50 से ऊपर गई है तो टैक्स ऑन 50 लाख प्लस इनकम एक्सीड क्या 50 लाख, ये टैक्स और सरचार्ज आ जाएगा। दोनों में से लोअर होगा वो टैक्स और क्या होगा सरचार्ज। अगर स्टेप 1 ज्यादा है, स्टेप 1 ज्यादा और स्टेप 2 कम है तो ही रिलीफ आएगी, अदरवाइज रिलीफ नहीं आएगी। अगर 1 करोड़ वाले पे आ जाए 1 करोड़ 5 लाख तो टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस इनकम एक्सीड 1 करोड़ प्लस 10% क्या सरचार्ज, पिछले वाला रेट सरचार्ज का। ये बस ध्यान रखना जहां पे, क्योंकि वो तो लगना ही लगना है। क्योंकि आपको पता है मैंने एग्जांपल में दिखाया आपको 53, 54, 55 लाख पर रिलीफ का कंसेप्ट क्या हो जाता है फेल। तो 10% तो लगना ही लगना है पिछले वाला, बस ये चीज ध्यान रख के चलेगा। ऐसे 2 से 5 करोड़ में तो टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस पिछले वाला सरचार्ज का रेट और प्लस इनकम एक्सीड कितनी 2 करोड़। और रिलीफ एक समय तक ही है, एक समय के बाद रिलीफ का जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि वो जो इनकम एक्सीड जुड़ती है ना वो काफी ज्यादा हो जाती है। डेट्स वाई रिलीफ का कंसेप्ट क्या हो जाता है फेल हो जाता है। समझ आया पॉइंट सभी को? तो ये हमने पढ़ा था। प्लीज इसमें कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों बस उम्मीद है आज हम शायद इस चैप्टर को पूरा कर लें, पूरी उम्मीद है। तो अगर ये आज हो गया जल्दी ही हम टेस्ट लेंगे फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है? जल्दी ही टेस्ट लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 1 का। और चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको फिर मैं बोल रहा हूं हमारे पास 3 थ्योरी के क्वेश्चन है, 3, जिसमें से एक तो एप्लीकेशन और डाइवर्जन, दूसरा असेसी वाला और तीसरा आपके पास के प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में कब असेस होती है, 5 केसेस। और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सब्सिडी के पॉइंट पे आ सकता है, जो अपने आप से इनकम कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते, छोटे मोटे पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है आप लोगों को। और सरचार्ज का टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में 90% चांस है कि मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब अगर वो टैक्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन देंगे खासकर 4-5 नंबर का तो वो 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर वाला ही देना पसंद करेंगे, क्योंकि वो साथ के साथ रिलीफ का फॉर्मूला भी क्या कर लेंगे चेक। और मैंने आपको शॉर्टकट से बता दिया है कि इंडिविजुअल में अगर 55-56 लाख होगी, 50 लाख से ऊपर में रिलीफ का कंसेप्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। बिकॉज इनकम एक्सीड 50 लाख, वो 6 लाख जुड़ेगा तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा। रिलीफ उनके लिए जिनकी इनकम थोड़ी बढ़ रही है पर टैक्स का बर्डन क्या इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा होकर चल रहा है। चलें फिर आगे, प्लीज ऑनलाइन बोले बच्चों, कोई डाउट है पूछिए, फिर चलते हैं आगे। कोई डाउट नहीं है? चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ऑन फॉर्म। अब हम फॉर्म के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं उसी के आगे, क्योंकि हमने सरचार्ज का केस फॉर्म में नहीं किया। यहां भी वही कंसेप्ट है, फॉर्म में एक ही रेट है बच्चों, 1 करोड़ से ऊपर जाते ही 12%, यहां मल्टीपल रेट्स नहीं है। तो छोटी फॉर्म पे तो नहीं लगता, जिस फॉर्म की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है वहां लगता है सरचार्ज। तो आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ 2 लाख, ठीक है? अगर हम नॉर्मल रेट की बात करें अब मुझे ये बताओ फॉर्म में स्लैब लगती है क्या मार्जिनल मैक्सिमम रेट लगता है? बच्चों क्या लगता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जो कितना होता है 30%। फॉर्म में स्लैब सिस्टम तो है ही नहीं, फॉर्म में 30% टैक्स है, 1 रुपए प्रॉफिट के ऊपर भी। तो आप देखो टैक्स बना 30%, 1.02 करोड़, 30,60,000। ओके, हाँ बच्चों ओके। इसके ऊपर 12% सरचार्ज, 3,67,200। टैक्स प्लस सरचार्ज 3,42,7,200। समझ आया पॉइंट?
342720। अब आता रिलीफ का फॉर्मूला, वही टैक्स ऑन 1 करोड़, 30% के हिसाब से बच्चों 30 लाख। ओके ओके बच्चों, प्लस इनकम एक्सीड 1 करोड़ 2 लाख, तो टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया 32 लाख। समझ आया बच्चों? टैक्स सरचार्ज हो गया 32 लाख। ओके, अब देखो ये कम आ रहा है, ये ज्यादा, रिलीफ क्या होगी? अप्लाई होगी। तो लोअर F2 32 लाख, 4% सेस, $33,28,000 और रिलीफ ओके। समझ आया? देखो बस ये ध्यान रखना, यहां 30% टैक्स लगता है फॉर्म पे, वहां स्लैब सिस्टम नहीं होता। वो तो देखो, तभी तो मैंने पहले आपको नॉर्मल रेट्स कराए, इसलिए एक साथ नहीं कराया ताकि आप एब्जॉर्ब कर लो उसको। तभी 2 क्लासेस के बाद आपको सरचार्ज का टॉपिक कराया। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें गलती मत करके चलना। फिर एग्जाम्पल 2, फर्म LLP 1 करोड़ 5 लाख निकालो। फर्म LLP 1 करोड़ 5 लाख की इनकम है, अपने आप निकालो। बस मुझे टैक्स बता देना विद सेस, और मुझे रिलीफ बता देना कितनी है, अपने आप निकालो। बताओ कितना? अनमोल बोलो। ये टैक्स आ रहा रिलीफ ठीक आ रहा, ठीक आ रहा है आंसर। ओके, चले आगे, चले फिर आगे चलते हैं। अब आ रहा है कंपनीज के ऊपर सरचार्ज का सिस्टम। तो बच्चों एग्जाम्पल ऑन कंपनीज,
सरचार्ज, तो बच्चों डोमेस्टिक कंपनी में 7 और 12% डिपेंडिंग आपकी इनकम कितनी है, और फॉरेन में 2 और कितना 5%। ठीक है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड की इनकम 1 करोड़ 1 लाख, टर्नओवर 1200 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 1920। बच्चों ये बिग कंपनी है, इस पर टैक्स कितना लगेगा एट द रेट कितने परसेंट 30%, क्योंकि टर्नओवर 400 करोड़ से क्या है ऊपर है। टर्नओवर 400 करोड़। अब बच्चों नॉर्मल टैक्स रिलीफ, तीस % के हिसाब से 30,30,000 ठीक है बच्चों। 10 करोड़ से ऊपर 12% है, वैसे तो 7% सरचार्ज है, और यहां पे टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस जो इनकम एक्सीड 1 करोड़, अब बताओ लोअर ऑफ 2 31 लाख, 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस, और रिलीफ आपके पास आएगी तो देखो 1,42,100 रुपए की रिलीफ आई आपको। पेपर में आपको एग्जामिनर टैक्स भी पूछ सकता है। सुनो पहले, सुनो एक मिनट, सुनो प्लीज। पेपर ओएमआर भी है, वहां पूछ सकता है व्हाट शैल बी द टैक्स एंड सरचार्ज आफ्टर रिलीफ, दैट इज द टैक्स एंड सरचार्ज। ही कैन आस्क द अमाउंट ऑफ सेस ओनली, he can only ask the amount of cess only in the paper. This is the amount of cess. He can ask the figure of tax. He can ask for the figure of क्या relief. 4 एंगल से OMR बन सकता है। आराम से क्वेश्चन पढ़ना पेपर में किस एंगल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ आई? हम तो हमारा फोकस अभी पूरे टैक्स निकालने पे रिलीफ पे है, पर ही कैन आस्क एनीथिंग इन द क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछ के चल सकता है। करिए। समझ आया बच्चों? डन। चलो एक आप करो अब। इनकम 1 करोड़ 4 लाख, मान लेते हैं स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी में टैक्स कितना होता है बच्चों 25। जल्दी निकाल दो मुझे, टैक्स विद सेस कितना होता है, रिलीफ कितनी आ रही है। रिलीफ कितनी आ रही है?
टैक्स विद सेस बताना, टैक्स विद सेस बताना। दोबारा निकाला है। चलो एक बच्चे का आंसर आ गया। रिलीफ इसमें नील आएगी बच्चों। आ रहा है सभी का? देखो कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मल टैक्स माइंड में होना चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल टैक्स। रिलीफ का फॉर्मूला तो लगभग सेम ही है एक जैसा, उसमें तो जो लिमिट है वहां तक निकाला प्लस इनकम एक्सीड हो, जहां पे वेरियस रेट्स हैं वहां पिछले वाला सरचार्ज क्या करना है, प्लस करके चलना है। चलें करें को। अब अगला गलत मत करना, अगला क्वेश्चन प्लीज थोड़ा सा ठीक करना। मतलब फिगर करोड़ में है तो मैं इस वजह से क्या, 10 करोड़ 2 लाख बिग कंपनी है, निकालो। अब 10 करोड़ से ऊपर कितना सरचार्ज हो जाएगा, 12। और जब वहां निकालोगे, सुनो सुनो सुनो, रिलीफ के फॉर्मूले में, तो रिलीफ के फॉर्मूले में टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस 7% सरचार्ज प्लस इनकम एक्सीड क्या 10 करोड़। ठीक है, करो, शाबाश करो प्लीज। तो आ गया आंसर? पहले बताओ फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। चलो मैं भी करता हूं, आपने होपफुली निकाल लिया होगा, लेकिन करोड़ की फिगर है, गलत मत कर देना, थोड़ा सा ध्यान रखना मेरा भी। क्योंकि बच्चों 1 0 आपने इधर उधर की नहीं और बच्चों प्रॉब्लम हुई नहीं।
हाँ जी बच्चों, रिलीफ आ रही है 13,67,200 रुपए। चलो आगे, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं था तो मैंने सॉल्व कर दिया। एक बच्चा पूछ रहा है हमारा, सर कि बिग और स्मॉल कंपनी कैसे? ये तो मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। बिग कंपनी है, टर्नओवर अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है, मेंशन होगी क्वेश्चन में, तो बच्चों उस केस में बिग कंपनी है, उससे कम है तो क्या है, वो स्मॉल कंपनी है। तो मैंने तो मेंशन कर दिया बिग कंपनी मींस टर्नओवर उसकी ज्यादा है, मैंने टर्नओवर ना मेंशन करके बिग कंपनी मेंशन कर दिया। ठीक है शशांक, समझ आया बच्चों? मीनिंग समझ आया? चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, किसी को डाउट है प्लीज, ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को डाउट है प्लीज आप लोग पूछिए। बच्चों हम ना बड़े आराम से करेंगे एक एक चैप्टर, एक भी चैप्टर आप देखना मैं तेज नहीं भगा पाऊंगा क्योंकि लॉ इतना आसान नहीं है, लॉ बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इनकम टैक्स लॉ और खासकर जो मिनिस्ट्री अमेंडमेंट्स करती जा रही है वो तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स करती जा रही है। बट व्हाट आई नीड कि आप इसको रेगुलर पढ़ो, इसको इसमें स्पेस मत दो आज का काम परसों कर लेंगे, नो ये नहीं, रेगुलर पढ़ो। आपको लगेगा ही नहीं इसके अंदर कुछ भी है, लेकिन रेगुलर नहीं पढ़ोगे फिर काम खराब होगा। फिर नेक्स्ट करते हैं टैक्स रेट। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा था और उसकी स्लैब भी नहीं लिखी थी, एक बार वो मैं लिखवा देता हूं। अप टू 10,000 10%, 10,001 से 20%, 20,000 तक 20%, सरचार्ज अगर टोटल इनकम एक्सीड होगी 1 करोड़ से 12% और 4% सेस तो लगना ही लगना, 4% सेस तो लगना ही लगना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 35,000, तो अप टू 10,000 तो 1,000 हो गया, 10%। अगले 10,000 के ऊपर 20% हो गया और 10 से अबव 20 से अबव हो गया आपके पास 15, 30%। तो ये बन गया टैक्स की फिगर 7,500। सरचार्ज तो नहीं लगेगा क्योंकि इतना बड़ा सेसी नहीं है। 7,800 रुपए का टैक्स आपके पास आ जाएगा। डन है बच्चों? ओके, क्लियर है सभी को? स्लैब है उस पर, लेकिन 2.5 लाख वाली नहीं है, 10,000 फिर अगले 10,000 तक 20 और उसके ऊपर 30%। अब बच्चों डन, ओके, लिख लिया सबने? अनमोल बच्चों कहीं भी हम फास्ट चलें या कोई इश्यू आप साथ साथ पूछना। वैसे मैं ऐसा मौका देता नहीं कभी किसी को भी, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग है, देखो एरर किसी भी से हो सकता है, लेकिन आप डाउट्स हैं आप साथ के साथ लो। आपको लगता है घर पढ़ते हो डाउट है, मैं अगले दिन पूछूं, आप मुझे रिप्लाई करना, मैं आपको सही बताऊं, मैं आपको साथ के साथ रिप्लाई दूंगा, ठीक है? और कोई आपको इशू फील नहीं होगा कभी भी। मतलब आपको पढ़ते हुए डाउट आ रहा है तो ये नहीं कि अगले दिन पूछो, आप मुझे साथ के साथ व्हाट्सएप कर दो। कोई बड़ा क्वेश्चन है तो अगले दिन आके पूछ लो, लेकिन कोई छोटा है, मीडियम है, पूछो और मैं आपको साथ के साथ बता।
टॉपिक साथ के साथ क्लियर होना चाहिए, रेदर देन हम उसको पेंडिंग करते चलें। अब बच्चों ओएमआर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसमें से 1 नंबर का पेपर आ सकता है क्वेश्चन में ओएमआर। बच्चों जो हमारे पास ये फाइनेंस एक्ट होता है जो हर साल के बजट में आता है, तो मैंने कहा था आपको नॉर्मल रेट्स कहां होते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट में, और स्पेशल रेट्स कहां होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में। तो जो पार्ट 1 इसमें इस फाइनेंस एक्ट के ना 4 पार्ट होते हैं। जो भी हर साल ये फाइनेंस एक्ट आता है ना, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। पार्ट 1 specify the rates of tax applicable for current assessment year। लाइक अगर हम बात करें फाइनेंस एक्ट 21, तो उसका जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 वो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए होगा। ये मैंने पिछली क्लास में पहले लिखवाया था, इस बार मैं सबसे लास्ट में लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये ओएमआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने जान के इस बार लास्ट में कवर किया। पिछली बार मैंने इसको शुरू में लिखवा दिया था, बस ये मैंने वहां से हटा के यहां पे जो इस बार लास्ट में लिखा है। तो पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, पॉइंट आ रहा है कि जो भी हमारे पास फाइनेंस एक्ट है, वो हमारे पास फाइनेंस एक्ट 21 का जो है ना पार्ट 1। अब आप सुनना, पहले बात प्लीज सुनना सभी। बजट 21 किस साल के लिए आया, बजट 21 किस साल के लिए आया, ये आता है 1 फरवरी 21 को, और 1 अप्रैल 21 से देश में लगना शुरू हो जाता है। ये आया फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, और असेसमेंट ईयर 22 और किसके लिए, 23 के लिए। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आया है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आया है। आप कहोगे सर फिर आपने ये क्या लिखा है, प्लीज सुनना, यही तो बात है इस टॉपिक में, इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने पहले चैप्टर 1 पूरा पढ़ाया, इसलिए लास्ट में लिखवाया। व्हाट इज द पॉइंट हियर, ये करंट असेसमेंट ईयर है, मतलब जिस समय बजट आया उस समय कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है। 1 फेब 21 को कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है बच्चों, उस समय असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, आपके नॉलेज के लिए मुझे ये बताओ। असेसमेंट ईयर चल रहा है 21 और क्या 22, मतलब फाइनेंशियल ईयर आपके पास जो चल रहा है उस साल किस साल की असेसमेंट हो रही होगी, किस साल की असेसमेंट हो रही होगी, पिछले साल की असेसमेंट हो रही होगी। इसका मतलब समझो, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो पार्ट 1 होता है ना, जैसे हमारा करंट ईयर जो है, हमारा जो करंट ईयर है, वो करंट ईयर जो है ना, वो आपकी नॉलेज के लिए वो 21 और 22 है हमारे पेपर के लिए, 21 और क्या 22, और 21-22 जो है हमारा करंट ईयर है, और असेसमेंट होगी उसके 22 और किस में 23 में, ठीक है। 22 में खत्म होगा तो अगले साल असेसमेंट होगी 22-23 में। पार्ट 1 में पिछले साल के रेट होते हैं, किस साल के रेट होते हैं, पिछले साल। बजट 21 है, फाइनेंस एक्ट 21 का है, लेकिन 21 किस साल के लिए है, प्रैक्टिकली किस साल के लिए है, 1 अप्रैल 21 से 31 दिन 22, मतलब असेसमेंट ईयर 22 और 23 के लिए, लेकिन उसमें पहले पिछले साल के रेट्स होते हैं। मतलब पिछले साल का मतलब ये हुआ, ये 21 का एक्ट है ना, तो बच्चों इस पे जो पहले रेट पार्ट 1 के अंदर होंगे ये पिछले साल के होंगे, फाइनेंशियल ईयर 20 और किसके 21 के, मतलब असेसमेंट ईयर 21 और क्या 22 के। मतलब मैं आपको फिर समझा रहा हूं, हमारा, अब आप लिखना मत, हमारा करंट ईयर 21-22 है और हमारा असेसमेंट ईयर 22-23 है। ये बजट इसी के लिए आया है, ये बजट आया इसके लिए, पर पार्ट 1 में पिछले साल के रेट्स होते हैं। समझ गए बात, करंट जिस साल के लिए आया उस साल के रेट्स नहीं होते, वो पार्ट 2 में होंगे। समझ आई बात, पार्ट 1 में रेट्स किसके होंगे, पिछले साल। तो ये चीज ध्यान रखना, वहां पे एग्जामिनर आपको पूछ लेगा फाइनेंस एक्ट 21 में जो पार्ट 1 के रेट हैं वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 20-21, और असेसमेंट ईयर कौन सा 21 और 22। मतलब आप इस तरह से सोचना
ये किस साल बजट 21 किस साल के लिए आया? 21 और 22। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आया? 21-22। किस असेसमेंट ईयर के लिए आया? 22 और 23। उससे पिछला जो साल है पार्ट 1 में उसके रेट होते हैं। तो जब मैं शुरू में बजट पढ़ता था ना फाइनेंस एक्ट से, तो यार मैंने कहा, मैंने न्यूज में तो सुना कि स्लैब चेंज हो गई है 2 लाख से 2.5 लाख, और फिर इसमें पार्ट 1 में पुरानी लिखी है। फिर मैंने पढ़ना शुरू करा 1-2 बार, फिर मुझे समझ आया कि पार्ट 1 के अंदर पिछले साल के रेट्स होते हैं। समझ आ रही है बात आपको? ना कि जिस साल के लिए बजट आया उस साल के रेट होते हैं। और क्वेश्चन आपसे असेसमेंट ईयर वाइज पूछ लेगा या फाइनेंशियल ईयर वाइज पूछ लेगा, ध्यान रख के चलना क्वेश्चन के अंदर। आगे लिखते हैं पार्ट 2। जो पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 में टैक्स रेट्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। ऊपर वर्ड क्या था? करंट असेसमेंट ईयर। यहां पे वर्ड क्या है? करंट फाइनेंशियल ईयर। ये वो असेसमेंट ईयर है, वो असेसमेंट ईयर के लिए बताता है। जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है उसके लिए बताएगा, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए बताएगा, करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इसका मतलब दैट इज ये फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के बताएगा। समझ आई बात? या हम ये कह लें असेसमेंट ईयर 22 और क्या 23 के लिए। मतलब क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर पूछेगा तो ये बताना है, असेसमेंट ईयर पूछेगा तो ये बताना है। पर लॉ में वर्ड फाइनेंशियल ईयर है। वैसे क्वेश्चन इससे पूछेगा पार्ट 1 में करंट असेसमेंट ईयर मतलब पिछला साल, असेसमेंट ईयर बताएगा जिस साल असेसमेंट होती है वो ईयर बताएगा। असेसमेंट किस साल की होती है? पिछले साल की। फाइनेंशियल ईयर दूसरा हो गया। ये करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करेगा। और पार्ट 3 में रेट्स ऑफ कैलकुलेटिंग income tax from underhead salary and computation of advance tax। पार्ट 3 में भी करंट ईयर के होते हैं, लेकिन सैलरी के जो सैलरी क्लास है उनके लिए, और जो एडवांस टैक्स, देश में एडवांस टैक्स के रूल्स हैं कुछ, उसके रूल्स होते हैं। और पार्ट 4 में रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के लिए रूल्स होते हैं। नेट एग्रीकल्चर इनकम समझ आया पॉइंट? तो बच्चों अब मुझे ये बताओ, पार्ट 1 में करंट असेसमेंट ईयर के करंट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो पिछला फाइनेंशियल ईयर, और पार्ट 2 में करंट फाइनेंशियल ईयर। पार्ट 1 में असेसमेंट ईयर वर्ड है, उसमें क्या है? फाइनेंशियल ईयर वर्ड है। मतलब फाइनेंशियल ईयर मतलब जिसके लिए लॉ आया है ये, ठीक है, उसके लिए रूल्स आकर चले हैं। जब भी बजट आके चलेगा आपकी काइंड नॉलेज के लिए। समझ आया पॉइंट सभी को? कोई डाउट है इसमें? पूछो। तो पिछले साल के होंगे, ना कि करंट ईयर के होके चलेंगे। चलें? डन। चलो OMR के लिए। अच्छा, उसके बाद आप लोग अब हमारे इस चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें अब पेंडेंसी क्या है हमारी। अभी हमने पूरा चैप्टर नहीं खत्म किया, 1-2 पेंडेंसी हमारी रहेगी। वो क्यों रहेगी मैं अभी बताता हूं आपको। तो मैं पेंडेंसी लिखवा रहा हूं ताकि मुझे याद रहेगी। सेक्शन 115 BAC इनकम की डेफिनेशन, सरचार्ज विथ कैपिटल गेन, सरचार्ज विथ कैपिटल गेन।
सरचार्ज विद कैपिटल गेन। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है बच्चों, हमारे पास अब टैक्स में ना, आपकी नॉलेज के लिए, जब आप टैक्स कैलकुलेटर भी यूज करते हैं, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, टैक्स कैलकुलेटर में पॉइंट आता है 115 बीएसई ऑप्ट किया कि नहीं किया। बच्चों देश में ना इनकम टैक्स की 2 स्लैब्स हैं। जो हमने अभी पढ़ी ये ओल्ड स्लैब सिस्टम है, और जो हमने एक नई स्लैब सिस्टम है जहां पे टैक्स की स्लैब ज्यादा है, मतलब जहां पे 2.5 लाख, फिर अगले 5%, फिर 10%, फिर 15, 20, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं न्यू स्कीम, न्यू स्लैब। 2 स्लैब्स है टैक्स में इंडिविजुअल्स के लिए। और हमने जो पढ़े ओल्ड है, 90% स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन ओल्ड वाले ही हैं, न्यू वाले भी हैं लेकिन अभी आगे जाके मिलेंगे आपको। आपने देखा होगा आपसे स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे फर्स्ट चैप्टर के, तो नए वाला स्कीम के क्वेश्चन नहीं थे। 115 बीएसई एक नई स्कीम है। उस स्कीम के अंदर क्या है, अगर ओल्ड एक्ट के को काफी सारे सेक्शंस के बेनिफिट्स ना लो, ओल्ड एक्ट के काफी सारे सेक्शंस के बेनिफिट्स ना लो, जो छूट है सेक्शनों में अलग अलग, जैसे सैलरी में 50,000 की छूट है, ऐसे अलग अलग चैप्टर में छूट है, वो ना लो, तो एक नई स्लैब आपको मिल जाएगी, वो हायर स्लैब है। तो वो हम अभी क्यों नहीं कर सकते, जब तक पूरा एक्ट नहीं पढ़ लेंगे। उसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो हर चैप्टर में ये नहीं मिलेगा, 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 लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो वो लंबी चौड़ी लिस्ट ना हम पूरे एक्ट के बाद ही कर सकते हैं, सबसे लास्ट में होगा, इसलिए हमने पेंडिंग कर दिया 115 बीएसई। इनकम की डेफिनेशन मैंने वीडियो में पहले भी बताया था आपको कि वो भी पूरा एक्ट पढ़ने के बाद आएगी। मैंने वैसे इनकम का ब्रीफ आपको दे दिया है। और सरचार्ज विद कैपिटल गेन के साथ आएंगे, उसको मैंने 1.43 पेज पे पेंडिंग भी लिखवाया था आप लोगों को। तो ये 3 टॉपिक अभी पेंडिंग है, ये भी हो नहीं सकते क्योंकि ये दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, जब तक वो होंगे ये नहीं होकर चलेगा। समझ आया पॉइंट? फिर आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी, फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओएमआर के लिए। एसएससी की डेफिनेशन सेक्शन मैंने लिखवा दिया आपको 27 में। एसएससी की डेफिनेशन सेक्शन मैंने आपको लिखवा दी है 27 में। केसेस when income of previous year is taxable in same year। कब प्रीवियस ईयर की इनकम सेम ईयर में टैक्सेबल होती है? शिपिंग 172, लिविंग इंडिया 174, AOP BOI डिसॉल्व 174A, अवॉइड टैक्स 175, डिसकंटिन्यूड बिजनेस 176। तो मैंने यहां भी आपको सारे सेक्शन लिखवा दिए सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न द टॉपिक। ठीक है, ओके, डन। 4th, टैक्स रेट्स इंडिविजुअल एचयूएफ में, एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो सेक्शन जो लर्न करने थे, बाकी तो इसमें कोई सेक्शन है नहीं, ये बस एसएससी का सेक्शन और ये 5 सेक्शन है, बाकी तो कंसेप्ट बेस्ड है सारे टैक्स रेट्स।
ठीक है, डन है, चलें आगे। ओके, ये आपके पास मॉड्यूल स्टडी मटेरियल का लिंक मैंने आपको दे रखा है, जिसके पास नहीं आया, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन मैंने यहीं से लिखवाया आपको, मैंने सब कुछ यहीं से ही किया है कि सेक्शन होता है, सब सेक्शंस होते हैं 298। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दिखा दूं स्टडी मटेरियल का, तो किसी को स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये सारी नोटिंग मैंने स्टडी मटेरियल से ही लिखी है, मैंने और कहीं से नहीं की, स्टडी मटेरियल से ही की हुई है। अल्टीमेटली ये इनकम टैक्स रूल्स होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, फाइनेंस एक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। ये देखो पार्ट 1 में फाइनेंस एक्ट 21 में असेसमेंट ईयर 21 और क्या 22, और ये करंट फाइनेंशियल ईयर 21 हो गया। बट 2 में ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर, आप ना ऐसे लर्न करना है इसको। पार्ट 2 हमारा जो पेपर का फाइनेंशियल ईयर है 21 और 22, और पार्ट 1 असेसमेंट ईयर 21 हो क्या 22, पिछला साल, ठीक है। और सर्कुलर नोटिस रूल्स और ये सब, ये तो सर समरी है, कॉम्पुटेशन ऑफ इनकम, ये सब मैंने यहीं से लिखा है। फॉरेन कंपनी फर्म डेफिनेशन, बस इनकम की पेंडिंग है वो मेरे को पता है, अनडिस्क्लोज इनकम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, चार्ज ऑफ टैक्स, सब यहीं से ही लिखा है। ये इन्होंने एग्जाम्पल तभी सॉल्व हुए, ऐसे एग्जाम्पल हमसे सॉल्व होते हैं ना इनके। और बस कैपिटल गेन के क्वेश्चंस मैंने पेंडिंग किए हुए हैं, ये जो मैंने लास्ट के 1-2 क्वेश्चन थे मैंने कहा था पेंडिंग कर दो, जब कैप गेन होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग कर लेंगे। ये समरी है, इंस्टीट्यूट ने हर चैप्टर के पीछे एक समरी बनाई है, तो आप पढ़ सकते हैं, आपको नॉलेज के लिए समरी, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, हमने सब कुछ कवर किया। मैंने आपको टैक्स रेट्स की समरी इंडिविजुअल की पेपर में आती है, पहले लिखवा दी थी पहली क्लास में, कि कहाँ 87 में मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, ये इन्होंने सारी समरी बना रखी है आपकी नॉलेज के लिए। तो चैप्टर 1 में बैक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कौन कौन से करने हैं, वो मैंने टिक मार्क भी करा दिया था, और ये कैपिटल गेन वाले लेटर में कवर होंगे, अभी तो कवर हो नहीं सकते, ये हो जाएंगे हमारे आपकी नॉलेज के लिए। तो स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 पूरा है। अब एक बार मैं आपको स्कैनर दिखा देता हूं, चैप्टर 1 ऑल तो पुराना है, कोई बात नहीं, नए स्कैनर में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आएगा तो मैं फिर दिखा दूंगा जब आएगा, लेकिन अभी मैं दिखा देता हूं एक बार एग्जाम के क्वेश्चन जो भी हैं चैप्टर 1 में, बार बार फिर ना देखे नहीं जाते। अभी नया स्कैनर मैंने कल बात की थी, वो लोग कह रहे हैं अभी लगेगा, अभी हफ्ता 10 दिन, कोई बात नहीं, चैप्टर 2 के क्वेश्चन हम यहां से कर लेंगे, चेंज नहीं है। पिछली बार का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 टोटली सेम है, देयर इज नो अमेंडमेंट, देयर इज नो अमेंडमेंट। बस क्वेश्चन में क्या होगा, ऊपर पिछली बार के स्कैनर में फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 20-21, इस बार क्या हो जाएगा 21-22, वो तो डेट तो चेंज होती ही होती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो आपके पास अगर मैं आपको स्कैनर दिखाऊं इसका, तो देखो यहां से यहां पे क्वेश्चन आए हैं 2009 ऑनवर्ड्स, 2009 ऑनवर्ड्स। एक मिनट इसकी स्क्रीन ठीक कर दो। तो 2009 में क्वेश्चन आया एक बार 4 नंबर का, अनडिस्क्लोज सोर्सेज की इनकम क्या होती है। तो मैंने आपको लिखवाया था कैश क्रेडिट अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट नाम लिखवाया था, पर हमें क्वेश्चन करना नहीं है, मैं आपको बता दूं, काट दिए मैंने। काटा क्यों है, क्योंकि ये पूरा पीजीबीपी के अंदर आएगा, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, और ये पैसे ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है ना कि न्यू कोर्स का। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, ये भी हमने नहीं करना, यहां नहीं, हमारा अलग चैप्टर में आएगा, अलग चैप्टर में आएगा, हम मॉड्यूल में जब करेंगे। 13 में एसएससी क्या होता है पता ही हमें, थ्योरी में एसएससी क्या होता है वी हैव ऑलरेडी डन। फिर दोबारा 16 में आया एसएससी क्या होता है थ्योरी में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएससी वी नो। फिर प्रोविजो एक्सप्लेनेशन क्या होता है, मई 18 में एक बार क्वेश्चन आया था। फिर ये जो नीचे वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नॉट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन बट इंपॉर्टेंट, ऐसे लिखा, ये हमने कोई भी नहीं करने, ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, ये ICAI के स्टडी मटेरियल से उठा के उन्होंने डाले हुए हैं, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टडी में से ही। जैसे देखो ये 4 केसेस प्रीवियस ईयर की इनकम का प्रीवियस ईयर में होता है, तो हमें ये कुछ भी नहीं करना है। और एवरेज रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है हमें पता ही क्या होता है, ये सब, ये तो ऐसे डाले हैं, इसको हमें नहीं पढ़ना, ये इनकी तरफ से क्वेश्चन है। फिर आपके पास ये MCQ जो यहाँ पे है, ये यू कैन डू, यू कैन ट्राई, बट इसको मुझे वेटेज नहीं देनी, मेरे लिए MCQ बेकार है। ये इन्होंने बनाई एग्जाम के MCQ नहीं है, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन बाहर नहीं आते, तो नो वन नो, ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे आपसे कि ये कैसे क्वेश्चन है। लेकिन मैंने MCQ जो है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं जस्ट नॉलेज के लिए, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट कितना रेट होता है टैक्स का बच्चों, मैंने आपको लिखवाया था अनडिस्क्लोज इनकम पे कितना टैक्स क्रेडिट होता है 60%, तो 60%।
इनकम टैक्स एक्ट इज चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब। बताओ, इनकम टैक्स चार्ज होता है, रेट कहां प्रिस्क्राइब होता है बच्चों? फाइनेंस एक्ट के अंदर होता है, इनकम टैक्स में होता है, सीबीडीटी होता है, या फाइनेंस एक्ट ऑफ प्रीवियस होता है। फाइनेंस एक्ट ऑफ क्या होता है बच्चों? असेसमेंट ईयर। तो ये रहा फाइनेंस एक्ट ऑफ क्या, जो आएगा असेसमेंट ईयर के लिए, उसमें चार्ज होता है। तो वही क्वेश्चन है, लेकिन मुझे यहाँ ये वाले क्वेश्चन नहीं करने जो स्कैन है। हमारे मॉड्यूल अभी आपको मिलेगा, मॉड्यूल के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन है और वो सारे सीएस के एग्जाम के हैं। सीएस का एग्जाम 100% ओएमआर है, टैक्स का क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं उनके एग्जाम में। तो सीए के एग्जाम के क्वेश्चन तो बाहर आते नहीं और वो तो टॉपिक बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो हम अभी आज मैं आपको टैक्स के क्वेश्चन नहीं करा रहा, परसों कराऊंगा आपको टैक्स के क्वेश्चन, परसों, ठीक है। एक दिन और आप लोग चैप्टर्स पढ़ लो और आपको मॉड्यूल की प्रिंटिंग भी शायद दे दूं मैं परसों तक, नहीं दूंगा तो मैं आपको क्वेश्चन इसके दे दूंगा। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और अभी एक होमवर्क भी दे रहा हूं 2 मिनट में, अभी आपने वो करना है आज जाके, ठीक है। टैक्स कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन है मॉड्यूल के, वो आपने करने हैं। तो मैं आपको परसों की क्लास में मॉड्यूल के ओएमआर क्वेश्चन कराऊंगा अपने मॉड्यूल के, ठीक है। और साथ में सीए के इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू के भी क्वेश्चन कराऊंगा, जो एमसीक्यू है उसके भी क्वेश्चन करा दूंगा चैप्टर 1 के, ठीक है। तो मैंने जान के अभी पेंडिंग छोड़ दिया है ताकि जिसका भी नहीं हुआ चैप्टर वो पूरा कंप्लीट कर ले और तभी मैं क्वेश्चन कराऊं, फिर वो पेंडेंसी रह जाएगी। और अब सुनो, अब हमारे पास इस चैप्टर में हमें लिखो आगे, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, चैप्टर 1 का जो हमारे आईसीएस की नोट्स में क्वेश्चंस हैं वो तो आपने करने ही करने हैं। जो अभी मिलेगा क्वेश्चन बैंक आपको, वो तो करने ही करने हैं। दूसरा, आईसीएआई स्टडी के बैक क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ बैक क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स नहीं करने। मतलब जो इलिस्ट्रेशन दे रखे, सुनो पहले, सुनो आप सभी लोग, सभी सीए के इंस्टीट्यूट जो चैप्टर टॉपिक के बीच में देता है उसको इलिस्ट्रेशन बोलता है और चैप्टर के एंड में बोलता है उसको क्वेश्चन बोलता है। इलिस्ट्रेशन कोई भी नहीं करनी है आपने, कारण वो सारी मैंने एग्जाम्पल में लिखवा रखे। 1 करोड़ तो आपको दोबारा देखने की क्या जरूरत है? 1 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख, सब लिखा आपने देखा ही है। ये मैंने जान कैसे किया हुआ है ताकि आपको इलिस्ट्रेशन की जरूरत ना, पेपर में आप क्या क्या संभालोगे। तो जब आप घर में जैसे प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, लेट्स से आपको चैप्टर 1 कभी भी पढ़ना है तो आपको पता क्वेश्चन करने हैं, और स्कैनर के चैप्टर 1 का कोई क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको दिखाया स्कैनर के चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन है, एक तो असेसी पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस पूछा, प्रोविजो एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ है, थ्योरी के टॉपिक दे रखे हैं। तो वो तो मैंने ऑलरेडी लिखवा रखे हैं आपको, सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट, आपको जरूरत ही नहीं है इसके। अब इससे क्या आपके ऊपर से बर्डन हटेगा। मैंने ये नहीं कहा मैंने स्कैनर नहीं दिखाया, मैंने आपको स्कैनर भी दिखाया, मैंने स्टडी मटेरियल भी दिखाया, लेकिन मुझे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, ठीक है। कि लास्ट डे में इतना सिलेबस हो जाएगा इकट्ठा, आप सोचोगे मैं ये बुक देखूं कि ये देखूं, तो आपको सिर्फ हमारे नोट्स पढ़ने हैं और आईसीए के बैक क्वेश्चन, और बैक क्वेश्चन भी एक बार देखने की जरूरत है, वो भी एक बार में ओके है, नोट्स की जरूरत ही रहेगी। अब आप कहोगे सर जैसे ये तो चैप्टर 1 है, इसमें आपने टैक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन तो दिखे नहीं हमें चैप्टर 1 में, वो सारे थ्योरी के क्वेश्चन है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बताऊं, आपके नॉलेज के लिए, जैसे ये स्कैनर है ना हमारे पास, इसमें एक चैप्टर होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। ये मतलब सारे इनकम का टोटल और उसकी टैक्स पेबल, जितने भी टैक्स कैलकुलेशन क्वेश्चन है इस चैप्टर में मिलेंगे हमें, ठीक है। 4.455, और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता पेपर में जनरली कि 1 करोड़ 1 लाख है टैक्स निकाल दो। क्वेश्चन वैसे आता है जैसे मैंने पिछली क्लास में दिखाया था, जैसे सैलरी लिखा गया, रेंट लिखा, 2 इनकम दे दी, उसको फिर टोटल लगा के कर लो। समझ गए मेरी बात? तो वहां तक तो अभी हम पहुंचे नहीं है। मैंने तो आपको टैक्स ऐसे निकालना सिखाया है कि अगर इनकम 1 करोड़ 2 लाख हो तो कितना टैक्स बनता है, पर पर्टिकुलर चैप्टर पे हम पहुंचे नहीं है, इसलिए सारे टैक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन यहाँ पे है, वो मैं वहां पे कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। अभी तो मैंने बेस बना दिया आप लोगों का, क्योंकि मैंने आपको भी इनकम डायरेक्ट दी है। अभी अगले चैप्टर्स में हम इनकम को कंप्यूटेशन सीखेंगे, सैलरी कैसे कंप्यूट करनी है, रेंट कैसे कंप्यूट करना है, तो हमें वो आएगा, फिर इनकम का टोटल हो जाएगा, अकॉर्डिंगली हम टैक्स क्या करेंगे, निकाल के चलेंगे। समझ आया पॉइंट सभी को? डन है? तो ये चीज मैं आपको हर चैप्टर में नोट कराऊंगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और इससे पेपर में मार्क्स बढ़ेंगे। आप देखना, आपको पता लग जाएगा मुझे स्कैनर किस चैप्टर का करना है और किस चैप्टर का नहीं करना, क्योंकि जो क्वेश्चन नोट्स में ऑलरेडी कवर है, मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ऊपर क्यों बर्डन लेकर चलो। समझ आया पॉइंट सभी को? फिर आपके पास
एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं अभी, 1 मिनट बस, उसमें से आपको इतना कोई डाउट है आप लोग पूछो, कोई भी डाउट है पूछो, 2 मिनट लगेंगे मुझे क्वेश्चन का प्रिंट लेने में। ऊपर मैडम के पास जाओ तो सर ने एक मेल की है, पेज 2 और 3 का प्रिंट दे दें, 2nd 3rd का एक कॉपी। कोई डाउट है पूछो। तो ये आपको समझ है मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है 30%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज रेट, इस समझ है क्या होता है एवरेज रेट, जो हम ये जो टैक्स को हम इंडिविजुअल की इनकम से डिवाइड करते हैं, दैट इज कम्स टू एवरेज रेट क्या हो जाता है हमारे पास। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये क्लियर है सभी को ना, किसके लिए है। पार्ट 1 में करंट असेसमेंट ईयर वर्ड है, पार्ट 2 में करंट फाइनेंशियल ईयर वर्ड है। पेपर में एक बच्चे ने मुझे बोला सर इससे पेपर आया था पिछली बार, इस बार नहीं, इससे पिछली बार एग्जाम में पेपर आया हुआ था, आपकी नॉलेज के लिए। कोई डाउट है पूछो, मुझे 2 मिनट लगेंगे बस, अभी आपको क्वेश्चन देने आज, तो वो क्वेश्चन आपने इसी नोट्स में करें। स्कैनर और स्टडी की अलग कॉपी बना लो क्वेश्चन सॉल्व करने की, और नोट्स की कॉपी एक, जो बुक की क्वेश्चन होंगे मेरे वो इसी के नोटिंग के साथ साथ, ठीक है। जैसे इसके क्वेश्चन इसी नोट्स के अंदर उतारना, क्योंकि बच्चों फिर ना कंसेप्ट इसके साथ क्वेश्चन दूसरी कॉपी में ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी, लेकिन स्टडी स्कैनर के क्वेश्चन की अलग कॉपी बना लो, ठीक है। क्योंकि हमें पेपर में ना लास्ट डे में स्टडी स्कैनर की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। मैं सारी मार्किंग करा दूंगा कि आप देखना, अभी 2nd चैप्टर शुरू होगा हमारा, तो 2nd चैप्टर में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नो डाउट 10-10 नंबर का पेपर भी आ जाता है, लेकिन उसमें मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे बस, ठीक है, पढ़ने वाले। बाकी सब आपके टिप्स पे होंगे सारे क्वेश्चन जो भी होंगे, तो हम वो 4 क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे, अकॉर्डिंगली कर लेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर एओपी बीओआई, बच्चों एओपी जो होता है ना हमारे पास, जो एओपी होता है वो एओपी हमारे पास वो होता है कि जैसे 2 लोग इकट्ठे हुए, जिसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, और पर्पस उनका कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। और वो लोग जो हैं इकट्ठे काम कर रहे हैं, टेम्परेरी काम कर रहे हैं, उसको एओपी बोलते हैं। जहां पे सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होते हैं वो क्या होता है आपके पास बीओआई होता है, उनका पर्पस जनरली कॉमन होके चलता है। बताओ बच्चों, मैंने वैसे पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अपने मॉड्यूल की भी कॉपी अलग ही बनवा दो कि इसमें बनाऊं, फिर 3 कॉपियां बनानी पड़ेगी, कैसे चाहते हो बताओ। मैं ये सोच रहा हूं कि पेपर के दिनों में क्वेश्चंस, चलो ठीक है, अपने मॉड्यूल वाले तो आप उसी में नोट करो, हमारे इसी कंसेप्ट वाले में, और बाकी जो है आप स्टडी स्कैनर के अलग बना लो बस, ठीक है, उसमें आपको एक जगह नोटेड रहेगा। तो अगली क्लास में सुनो, मैं आप लोगों को ओएमआर कराऊंगा, इसका ओएमआर एमसीक्यू कराऊंगा, और टैक्स की लूंगा छोटी क्लास अगली, और लॉ की लूंगा लंबी क्लास, लॉ की डबल क्लास लूंगा, लॉ की डबल क्लास लूंगा, ठीक है। और ताकि एब्जॉर्ब कर लो, सभी लोग बराबर आ दो चैप्टर 1 में, क्योंकि मैंने एक बार चैप्टर 2 शुरू कर दिया, उसका बेस बना दिया ना बच्चों, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देख पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप उसका बेस ही, मतलब अपने आप में एक क्लास का तो बेस ही बेस है, 1.5 घंटा तो हमें बेस बनाने में लग जाएगा चैप्टर 2 का। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोग प्लीज इसको कर लो। और ओएमआर टेस्ट परसों मैं लगा दूंगा उसमें ऐप में, ऑनलाइन टेस्ट में, तो पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आप दे लेना, ऑनलाइन टेस्ट भी मैं आपको बता दूंगा ऐप से कैसे देना। ऐप में आप जाओगे बैच में, बैच के अंदर जाके आपको मिलेगा, उसके अंदर टेस्ट के नाम से टेस्ट में आ जाएगा, और जो स्टोर में उनको स्टोर में साथ के साथ ही दिख जाएगा, दोनों जगह ही टेस्ट अवेलेबल है, बैच में भी और स्टोर में भी। तो परसों लग जाएगा, वो टेस्ट भी देकर चलेगा। कोई डाउट और पूछो बच्चों। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो? तुमने कर ली लेक्चर पूरे? श्वेता तुम क्यों ढीली चल रही हो? ओ 2-4 लेक्चर में क्या कोई
लंबी चौड़ी बात नहीं। एक बार आईसीआई की साइट पे चेक करता हूं, नए एमसीक्यू की बुकलेट दे दिया उन्होंने। मैं यही वेट कर रहा हूं कि आ जाए, आजकल में आने वाली है। बच्चों अपनी बुक्स ऑर्डर करो, सीए के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके। भाई हमें स्टडी मटेरियल चाहिए। चैप्टर 1 तो हम कोई क्वेश्चन थे नहीं खास, पर 2 में लंबे लंबे क्वेश्चन है। वी नीड स्टडी मटेरियल, तो अपनी बुक्स टाइम से ऑर्डर करो। अच्छा, ऑर्डर नहीं हो रहा अभी? अच्छा, साइट पे तो बुक्स आई हुई हैं सारी, समझ गया। प्लीज कोई डाउट है पूछिए बच्चों। कोई डाउट नहीं? मतलब पूरे आएंगे चैप्टर 1 में नंबर आपके। अच्छा, स्टडी के क्वेश्चन भी देखो, आप देखोगे ना, अगर इन्होंने भी लिखा हुआ है कि ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, देखो लिखा हुआ ना, ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। तो क्योंकि पहले चैप्टर में करा ही नहीं सकते 115 बीएससी, क्योंकि पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे सेक्शनों की छूट हटानी पड़ेगी, तब जाके आपको नई स्लैब मिलेगी। और वो काफी हायर स्लैब है, मतलब वहां पे आपको अगर मैं दिखाऊं, स्टडी में होगी भी सही, एक सेकेंड, कि काफी हायर रेट से आपको टैक्सेशन के बेनिफिट्स, ये देखो, ये है स्लैब, ये देखो 2.5 लाख तक 5%, 2.5 फिर 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 15 लाख से ऊपर है 30%। ये नई स्लैब है। तो ये स्लैब 115 बीएससी की है। तो पेपर में कुछ ना लिखा हो तो हमने माना 115 बीएससी नहीं है, वैसे लिखा रहा है ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। तो 115 बीएससी में आपको ज्यादा हायर स्लैब मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड करके चली है। चलिए अब बच्चों, आप लोगों ने आज ये क्वेश्चंस जो हैं होमवर्क की फॉर्म में करने हैं, और ये स्टडी जो हमारे मॉड्यूल है उसके पेज नंबर 2 पे हैं। और आप कहोगे सर हमारे पास तो है नहीं अभी मॉड्यूल, तो कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूं, मुझे जैसे कोई बच्चा बाद में वीडियो देखता है तो उसको मॉड्यूल मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तो ये भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो आपके ग्रुप में आ जाएगी 2 मिनट में, अभी थोड़ी देर में ऊपर जाऊंगा जब मैं, तो वहां से आप कॉपी में सॉल्व करना। तो पहला है 8,90,000 पे 4 केस में टैक्स निकालना, डोमेस्टिक कंपनी 2 केस में टैक्स निकालना, फॉरेन कंपनी 1 केस में टैक्स निकालना। एसएससी की डेफिनेशन पे एग्जांपल है, सॉल्व आप करना। एप्लीकेशन डाइवर्जन का एग्जांपल है, ये भी आप करना, ठीक है? और 8 क्वेश्चन 5 करोड़ 1 लाख है, ये वही है जो से मैंने आपको 5 करोड़ 1 लाख का कराया था। तो जो सेम हो उसका अकॉर्डिंगली आंसर आप लिख सकते हो, ऑलरेडी कवर्ड इन द मॉड्यूल है। फिर राघव है, उसकी एज 26 साल है, रेजिडेंट है, 4,40,000 की इनकम है, तो आपको टैक्स निकालना है कितना होता है, ठीक है? और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन, कंपनी है 40 लाख, टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, इंडियन फॉरेन टैक्स निकालना है। पार्टनरशिप फॉर्म में टैक्स निकालना है, इंडिविजुअल में टैक्स निकालना है, सोसाइटी में टैक्स निकालना है, फॉरेन कंपनी में टैक्स निकालना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो आज आपने ये टोटल 9 और 5 14 क्वेश्चन है, आज सेल्फ सॉल्व करने हैं। परसों की क्लास में मैं आपसे इनके आंसर मैच करूंगा, ठीक है? और साथ में हम एमसीक्यू और अपने मॉड्यूल के इसके पीछे वाला अगला पेज में आपको दे दूंगा प्रिंटिंग, एमसीक्यू भी और एमसीक्यू बुकलेट के क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपने आज प्रैक्टिस किए, ये मैंने ना जान के पहले नहीं दिए, मैं चाह रहा था कि एक बार आप टैक्स सेट भूल जाओ।
भूल जाओ, फिर हमने सरचार्ज के फिर याद आ जाएंगे, और अब दोबारा प्रैक्टिस करेंगे और रिमाइंड आ जाएंगे। समझ आई बात? इसलिए मैंने कहा था लास्ट में करेंगे, वंस वी नीड टू मेक चैप्टर ओवर। तो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 पे इंट्रोडक्शन के 14 एग्जाम्पल्स हैं ये, इसको आपने आज जाके सॉल्व करना है और आंसर नेक्स्ट क्लास में हम मैच करके चलेंगे। प्लीज कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। निकाल लोगे सरचार्ज वाला, वो सारे जरा देख के निकालना, आंसर मैच कर लेना टेक्स्ट कैलकुलेटर पर। ये ना हो सीधा कैलकुलेटर से लेके लिख दो, ठीक है? वो गलती मत करना, प्रैक्टिस करके अपने आप ही लिखकर चलने हैं। और कॉपी तो होती है, मैं देख भी लूंगा क्लास में आपने सॉल्व किए या नहीं करके चले। एक बच्चा कह रहा है सर एग्जाम्पल नंबर 9, जैसे ये इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की इनकम 440 है, उसको सैलरी इनकम है और इंटरेस्ट ऑन एफडी का है। तो 440 की इनकम है, राघव है, रेजिडेंट है, तो टैक्स तो नील ही बनेगा इसका बच्चों। टैक्स क्या बनेगा? नील ही तो बनेगा अल्टीमेटली, ठीक है? और 12,500 की रिबेट क्या आ जाएगी? बीच में आ जाएगी। डन है? हाँ जी शशांक, डन है? चलिए ठीक है बच्चों, क्लास को कंक्लूड कर रहा हूं मैं, ठीक है? इसको करेगा अच्छा।